हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के पास अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही छोटे में आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश किया था। मैंने बताया था आप लोगों को उस वीडियो में कि कई डिसीजंस होते हैं, जिसमें 3 मेन हैं, जिसमें कि पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से भी जानते हैं, वो चीज़ मैंने आप लोगों के पास भेज दिया है। आज इसी सीक्वेंस में दूसरा डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही छोटे से वीडियो में एक कंप्लीट नेचर का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास हम देने जा रहे हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में एक बहुत छोटी सी बात जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख भी दिया है। इट इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेस। ये कहा गया है लॉन्ग टर्म सोर्सेस। फाइनेंस को पाना, इकट्ठा करना, उसकी मात्रा को डिसाइड करना किसके माध्यम से? लॉन्ग टर्म सोर्सेस के माध्यम से। जब भी लॉन्ग टर्म सोर्सेस की स्टूडेंट्स बात आती है ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंसिंग डिसीजन के अंडर में, तब 2 ही कॉन्सेप्ट हमारे लोगों के सामने आते हैं। एक आता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आता है बोरोड फंड। शेयर होल्डर्स फंड को ओनर्स फंड के नाम से भी हम और आप जानते हैं। दूसरा आता है बोरोड फंड। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर लें। जैसा कि मैंने अपने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि जो भी पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक कंपनी में जितने भी फाइनेंस आते हैं वो या तो शेयर से आते हैं या तो उधार के पैसे से आते हैं। और शेयर में मैंने आप लोगों को बताया था 2 तरह का शेयर हमारे भारतवर्ष में इस समय। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंशियल शेयर। बहुत डिटेल में इसको मैं वीडियो में बना करके देख चुका हूं। तो शेयर होल्डर, ये शेयर के माध्यम से लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी बहुत अच्छे ढंग से इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि शेयर को इशू करना, उस पर जितने स्टेपिंग्स है वो लेना, उसके माध्यम से कैसे पैसा आएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज में प्री डिटरमाइंड है। यानी उसी नियम और उसी स्टेप के तहत जितनी भी पब्लिक कंपनियां आपके भारतवर्ष में है, हमारे भारतवर्ष में है, जितनी भी पब्लिक कंपनियां हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर इशू करें, चाहे प्रेफरेंशियल शेयर इशू करें, और चाहे दोनों तरह का शेयर इशू करें, उस शेयर से पैसा इकट्ठा करती हैं। पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए बनाया गया है। और सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन 1992 में बनाया गया है जो स्टॉक एक्सचेंज की एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करता है। यानी हर स्टेप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI से भी जिसको कहते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर आप लोग उठा करके देखिए तो आपको बहुत ढेर सारे कंपनियां दिखाई पड़ेंगी जो शेयर के माध्यम से पैसा अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब और जैसे जरूरत पड़ती है वो इकट्ठा करती हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में पहला तो आ गया शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड। शेयर होल्डर को ओनर फंड क्यों कहते हैं, ये भी मैं अपने पिछले वीडियो में, जब शेयर का वीडियो हम बनाए थे, उसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सरल शब्दों में डिटेल बता दिया है। दूसरा आता है बोरोड फंड। हम अपने भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, यह एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन
बिना उधार के पैसे के नहीं चलता है। उसके कई रीजन है, कभी वो मौका मिलेगा तो वो वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा। तो बोरोड फंड के माध्यम से भी ये लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा कर सकता है। लॉन्ग टर्म की यहां से बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं या मीडियम टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो बोरोड फंड के माध्यम से भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इकट्ठा कर सकती है। बोरोड फंड में सबसे बड़ा और सबसे जिसको कहते हैं प्रचलित तरीका है डिवेंचर। बहुत तरह के डिवेंचर्स होते हैं, वो भी हम आपको बना करके दे देंगे। डिवेंचर के माध्यम से या बहुत फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बैंक, LIC या इसके अलावा अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पब्लिक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेस को अपनी आवश्यकता के अनुसार वो अरेंज कर सकती है। तो दो तरह से लॉन्ग टर्म सोर्सेस कंपनी इकट्ठा करती है, शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड फंड। अब इसमें अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोरोड फंड और ओनर्स फंड दोनों का होना बहुत जरूरी है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें एक टर्म आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इसीलिए मैंने सब कुछ लिख दिया है। फाइनेंशियल रिस्क के बारे में कहा गया है इट दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट पेमेंट ऑब्लिगेशंस। पेमेंट ऑब्लिगेशन किसका? जब हम बोरोड फंड से पैसा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकट्ठा करते हैं तो एक परमानेंट फाइनेंशियल बर्डन के रूप में हमारे ऊपर यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है कि उस पर हर साल या जैसा वहां की टर्म्स कंडीशन है उसको हर साल या टर्म्स कंडीशन के अनुसार इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। तो ये एक परमानेंट फाइनेंशियल बर्डन होता है, रेगुलर और परमानेंट फाइनेंशियल बर्डन, जो कि आपके शेयर होल्डर फंड में नहीं है। इस स्थिति से देखें तो शेयर होल्डर फंड अच्छा है। लेकिन जब इसके दूसरे एंगल से हम देखते हैं, अब हमको ये अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। कौन सी ऑब्लिगेशन? इंटरेस्ट का पेमेंट। तो उस हिसाब से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने को मैनेज करेगा कि जो भी हमारा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है इंटरेस्ट के रूप में, उसका भी पेमेंट हमको करना है। इसके साथ ही साथ एक टर्मिनोलॉजी और आती है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जो भी शेयर या ये बोरोड फंड से, ओनर्स फंड या बोरोड फंड के माध्यम से हम फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए बहुत स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे अभी मैंने स्टॉक एक्सचेंज या सेबी का नाम लिया था, तो उसमें बहुत ढेर सारे खर्चे, चार्जेस हर ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। उसमें जैसे आपका आता है फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में मैंने लिख दिया है, द कॉस्ट ऑफ रेज फाइनेंस। फाइनेंस को रेज करने का जो भी हमको कॉस्ट देना है। कौन कौन सी कॉस्ट है? जो नॉर्मल या प्रचलित है, अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, शेयर को या डिवेंचर को लिस्ट कराने का चार्ज, ये सब। इसके अलावा अन्य बहुत ढेर सारे चार्जेस लगते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है फाइनेंसिंग डिसीजन में, अगर वो शेयर होल्डर और बोरोड फंड के माध्यम से अपना फाइनेंस इकट्ठा करने जा रही है। तो यहां पर बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही कम समय में मैंने आप लोगों को फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बता दिया है। अब एक डिसीजन और बचा है, एक डिसीजन स्टूडेंट्स और बचा है, और वो डिसीजन हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बना करके दे देंगे। जाते जाते फिर से आप लोगों को कह दें कि
मैंने सभी वीडियोस, ये मेरा शायद 60वां वीडियो है, 60th, सभी वीडियो बहुत ही सरल शब्दों में बनाए हैं, जिसको कि कोई भी स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि कॉमर्स का स्टूडेंट ही, कॉमर्स के लिए फायदेमंद ही है, मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट नॉलेज गेन करना चाहते हैं या जो भी व्यक्ति नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हमारे ये सभी वीडियोस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहां पर मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं।